तो आज अपन बेसिक मैथमेटिक्स का वन शॉट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम करेंगे लॉगरिथम, फिर पढ़ेंगे एंगल, फिर पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेंट रोल, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ग्राफ में स्लोप निकालना सीखेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखेंगे, हाइपरबोला, पैराबोला ग्राफ देखेंगे, सर्किल, एक्लिप्स का ग्राफ देखेंगे, ठीक है। फिर हम फिफ्थ टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे। फिर हम डिफरेंशिएशन के रूल्स देखेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन के रूल्स देखेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ पॉइंट्स देखेंगे, फिर हम एपी और जीपी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम पहला टॉपिक लॉगरिथम से चालू करते हैं। इसको भी रफ ही कर देते हैं। देखो, पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है लॉगरिथम। देखो, लॉगरिथम में हम ये पढ़ते हैं ln x log टू द बेस ex log टू द बेस 10x। इसको कहते हैं ln, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग, इसको कहते हैं कॉमन लॉग। x कोई भी इंटीजर है, मतलब 0, 1, 2, 3 है, ठीक है। इन तीनों में रिलेशन होता है ln x इज इक्वल्स टू log टू द बेस e x इज इक्वल्स टू 2.303 log टू द बेस 10x, ठीक है। और एक और रिलेशन आपको याद करना है, वो ये है कि log a इंटू b इज इक्वल्स टू log a प्लस log b। अगर यहाँ पर log टू द बेस 10 होगा तो यहाँ पर भी log टू द बेस 10 होगा और यहाँ भी log टू द बेस 10 होगा। अगर यहाँ पर log टू द बेस e होगा तो यहाँ भी log टू द बेस e होगा और यहाँ भी log टू द बेस e होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक रिलेशन और ध्यान में रखना, log a अपॉन b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b, ठीक है। एक रिलेशन और ध्यान में रखो, log a की पावर b इज इक्वल्स टू b को आगे लाएंगे, log a को एज इट इज उतार देंगे। एक रिलेशन और ध्यान में रखो, वो है कि log टू द बेस e इज इक्वल्स टू ln e इज इक्वल्स टू log टू द बेस 10। मतलब अगर बेस में और यहाँ पर चीज़ें सेम होंगी तो वो आंसर 1 आ जाएगा। मतलब आपसे मैं पूछूं log टू द बेस धोनी और धोनी, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर चीज़ें सेम है तो आंसर 1 आ जाएगा। इस रिलेशन को मैंने यहाँ पर समझाया है, ठीक है। अब देखो, ये कितने रिलेशन है, 1, 2, 3, 4, 5। अगर ये 5 रिलेशन आपसे आते हैं तो log खत्म। चलिए अब देखो, आपको कुछ वैल्यूज़ याद करनी होंगी, वो मैं रटवाता हूँ। देखो, एक log टू द बेस 10 1, log टू द बेस 10 2, log टू द बेस 10 3, log टू द बेस 10 4, log टू द बेस 10 5, log टू द बेस 10 6, log टू द बेस 10 7, log टू द बेस 10 8, log टू द बेस 10 9, log टू द बेस 10 10। अब देखो, log टू द बेस 10 1 की वैल्यू होती है 0, ये आपको याद करनी है। log टू द बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3, ये भी आपको याद करनी है। log टू द बेस 10 3 की वैल्यू होती है 0.48, ये भी आपको याद करनी है। log टू द बेस 10 4 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कैसे देखिए। log टू द बेस 10 4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, log टू द बेस 10 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 ही होता है, ठीक है। अब क्या ये यही रिलेशन बन गया, log a की पावर b, b को आगे लाएंगे, log a को एज इट इज लिख देंगे, 2 को आगे लाएंगे, log टू द बेस 10 2 को एज इट इज लिख देंगे, 2 इंटू log टू द बेस 10 2 की वैल्यू मैंने कहा था याद करनी है, वो होती है 0.3।
ये कितना आ गया 0.6, मतलब log to the base 10 4 की वैल्यू हम निकाल लेंगे 0.46 आता है, ठीक है। log to the base 10 5 की वैल्यू हमें याद करनी है, वो होता है 0.7। log to the base 10 6 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कैसे देखो, log to the base 10 2 इंटू 3 लिख सकते हैं हम इसको, हाँ या ना, बिल्कुल। तो क्या ये log a इंटू बी बन गया, log a इंटू बी, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log a प्लस log b, बिल्कुल। तो लिखते हैं log टू द बेस 10 2 प्लस log टू द बेस 10 3। log टू द बेस 10 2 की वैल्यू मैंने कहा था याद करनी है 0.3 प्लस log टू द बेस 10 3 की वैल्यू मैंने कहा था याद करनी है 0.48। तो ये कितना आ गया 0.78, ठीक है। log टू द बेस 10 7 की वैल्यू आप याद कर लेंगे, ये होती है 0.84। log टू द बेस 10 8 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, कैसे देखिए, log टू द बेस 10 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, हाँ या ना, 2 की पावर 3 8 ही होता है, बिल्कुल। तो क्या ये यही रिलेशन बन गया, log a की पावर b को आगे लाएंगे, log a को एज इट इज लिख देंगे, 3 को आगे लाएंगे, log टू द बेस 10 2 को एज इट इज लिख देंगे, 3 को आगे लाए इंटू log टू द बेस 10 2 को ऐसे ही लिख दिया, 3 इंटू log टू द बेस 10 2 की वैल्यू मैंने कहा था याद करनी है 0.3, बिल्कुल। अब ये 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 0.9, ठीक है। log टू द बेस 10 9 की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, कैसे देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 ही होता है भैया। तो क्या ये फिर से यही बन गया, log a की पावर b को आगे लाएंगे, log a को एज इट इज लिखेंगे, 2 को आगे लाएंगे, log टू द बेस 10 3 को एज इट इज लिखेंगे, 2 इंटू log टू द बेस 10 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48, मैंने कहा था याद करनी है, बिल्कुल। तो ये कितनी वैल्यू आ गई 0.96। log टू द बेस 10 आप यहाँ से भी देख सकते हो आंसर बन आएगा, लेकिन हम इसको सोल्व भी कर लेते हैं। log टू द बेस 10 क्या 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या ये log a इंटू बी बन गया, log a इंटू बी को हम ऐसे लिखते हैं log a प्लस log b, बिल्कुल। log टू द बेस 10 5 प्लस log टू द बेस 10 2। log टू द बेस 10 5 की वैल्यू होती है 0.7 प्लस log टू द बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3, मैंने कहा था आपको याद करनी है। तो ये आंसर 1 आ गया। अब देखो log टू द बेस 10 की वैल्यू आप निकाल तो सकते हो, लेकिन इसको याद रखना क्योंकि इसका यूज सबसे ज्यादा होता है पूरे log में। अब देखो आप चाहो तो 1 की 2 की 3 की 5 की 7 की 10 की वैल्यू याद करो, आपका काम हो जाएगा। वरना अगर आप चाहो तो 1 से 10 तक भी याद कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत और बढ़ेगी। मैं कहता हूँ आपसे log टू द बेस 10 50 की वैल्यू निकालिए और log टू द बेस 10 5/2 की वैल्यू निकालिए और log टू द बेस 10 5 की पावर 10 की वैल्यू निकालिए और log टू द बेस 50 की वैल्यू निकालिए और log टू द बेस e 60 की वैल्यू निकालिए। चलिए आपने कोशिश कर ली होगी, अब मैं करता हूँ। देखिए क्या हम log टू द बेस 10 50 को ऐसे लिख सकते हैं log टू द बेस 10 5 इंटू 10, बिल्कुल। क्या ये log टू द बेस 10 a इंटू बी बन गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना log a प्लस log b। log टू द बेस 10 5 प्लस log टू द बेस 10 10। log टू द बेस 10 5 की वैल्यू कितनी है 0.7 प्लस log टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी है 1, आपको याद होगी 1.7 आंसर आ गया, बहुत आसान था। log टू द बेस 10 5/2 को हम कैसे करेंगे, देखो log a अपॉन b, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना log a माइनस log b, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना log टू द बेस 10 5 माइनस log टू द बेस 10 2। log टू द बेस 10 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, आपने पढ़ा है, माइनस log टू द बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, आपको याद है, ये आंसर हो गया 0.4। log टू द बेस 10 5 की पावर 10
क्या ये यही बन गया log a की पावर p, b को आगे लाएंगे log a को एज इट इज लिख देंगे, 10 को आगे लाएंगे और log टू द बेस 10, 5 को ऐसे ही लिख देंगे, तो 10 इंटू log टू द बेस 10, 5 की वैल्यू आपको पता है 0.7, तो यहाँ आंसर आ गया 7। log टू द बेस 50, 50 की वैल्यू यहाँ से देखो, अगर बेस में और यहाँ पर चीज़ें सेम है तो आंसर बनाता है, बेस में और यहाँ पर चीज़ें सेम है तो आंसर बनाता है। अब देखो log टू द बेस e 60 की वैल्यू पूछ ली भैया, क्या मैंने अभी तक आपको एक भी वैल्यू log टू द बेस e के बारे में रट पाई? नहीं, मैंने तो अभी तक आपको log टू द बेस 10 के बारे में सारी वैल्यूज रट पाई हैं, ठीक है। तो आप इस रिलेशन से कर सकते हो, log टू द बेस e x इज इक्वल टू 2.303 इंटू log टू द बेस 1060। देखो अब आप log टू द बेस 1060 की वैल्यू निकाल सकते हो ना, देखो इसको ऐसे बड़ा होगा 2.303 इंटू log टू द बेस 10, 6 इंटू 10 लिख सकते हो इसको। अब ये log a इंटू बी बन गया, तो इसको log a प्लस log b लिख दोगे। अब ये होमवर्क है आपका, बहुत आसान है, ठीक है। उम्मीद है अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी आपको परेशानी है तो आप कमेंट में लिखो, मैं आपकी परेशानी का हल निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अब देखो एंटी लॉग, एंटाई लॉग के आप स्टेप देखना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीख जाओगे निकालना। अगर मैं पूछूं एंटी लॉग 0.3 की वैल्यू बताइए, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? देखो एंटी लॉग को तो एंटी लॉग लिख दोगे, बाकी 0.3 को पता है आप न्यूमेरिकल वैल्यू में ना रखकर आपको इसको log की वैल्यू में लिखना पड़ेगा, मतलब log टू द बेस 10 2। पीछे जाकर देखो log टू द बेस 10 2 की वैल्यू 0.3 होती है, ध्यान से देखो, बिल्कुल। अब जब भी एंटी लॉग और log मल्टीप्लाई में आता है तो ये आपस में कट जाते हैं, मतलब आंसर आ गया 2, ठीक है। आपसे कोई पूछे एंटाई लॉग 0.7 की वैल्यू, तो आप इसका सॉल्यूशन आराम से कर दोगे भैया। आप एंटाई लॉग को तो एंटाई लॉग रहने दोगे, छेड़ोगे भी नहीं। 0.7 को डायरेक्टली ना लिखकर log के टर्म में लिखोगे, कैसे? आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, log टू द बेस 10, 5 की वैल्यू 0.7 होती है। अब एंटाई log कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। ध्यान से भैया, ध्यान से। एक और क्वेश्चन देखो, एंटाई लॉग 5 की वैल्यू बताओ, तो आप इसका सॉल्यूशन बड़े आराम से करोगे, कैसे? एंटाई लॉग को तो छेड़ोगे भी नहीं, 5 को डायरेक्टली 5 ना लिखकर log के टर्म में 5 लिखोगे। अब log के टर्म में हम 5 कैसे लिख सकते हैं? देखो log टू द बेस 10, 10 की पावर 5। क्या ये इतना यही बन गया log a की पावर b, b को आगे लाओगे log a को एज इट इज लिखोगे, 5 को आगे लाओगे log a को एज इट इज लिखोगे। अब देखो इतने को अगर मैं सोल्व करूं रफ वर्क के हिसाब से, तो 5 को आगे लाओगे log टू द बेस 10, 10 को लिखोगे, ये 1 होती है, 5 इंटू 1 5 ही आएगा, मतलब ये और ये 5 ही है, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू में है और ये log की वैल्यू में है, समझना होगा आपको। अब जब भी एंटाई log साथ में होते हैं तो कट जाते हैं, 10 टू द पावर 5 आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, आप एक और देख लो, एंटाई log 4.3 की वैल्यू निकालो, तो आप सॉल्यूशन में लिखोगे। एंटाई log को तो एंटाई log रहने दोगे, 4.3 को आप ऐसे लिखोगे 4 प्लस 0.3, ठीक है। अब एंटाई log को एंटाई log रहने दोगे, 4 को आप डायरेक्टली 4 ना लिख के log की टर्म में 4 लिखोगे। अब तो समझ में आ गया होगा कि ये भी 4 ही आएगा, लेकिन ये log में है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक है। प्लस 0.3 किसकी वैल्यू होती है? log टू द बेस 10 2 की। ध्यान से देखो यार, बहुत आसान है। अब देखो ये log a प्लस log b बन गया, log a प्लस log b, तो क्या हम इसको log a इंटू b लिख सकते हैं? बिल्कुल, एंटाई log को छेड़ेंगे भी नहीं और इसको लिख सकते हैं log टू द बेस 10 2 इंटू 10 टू द पावर 4। log से एंटाई log कट जाएगा,
2 इंटू 10 टू द पावर 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब लॉग के बारे में एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, वो और देख लीजिए आप। अगर मैं आपसे कहूँ a की पावर n इज इक्वल्स टू v, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसको लॉग में कन्वर्ट करो, तो हम इसको लॉग में पता है कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो यहाँ पर है उसको बेस में ले आएंगे, जो यहाँ पर है उसको यहाँ ले आएंगे और जो यहाँ पर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब कोई कहे लॉग की वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करो, तो कुछ नहीं, b को एज इट इज रहने दो, a को यहाँ ले आओ, n को a की पावर में ले आओ। क्या ये और यही सेम है? बिल्कुल। मतलब आप न्यूमेरिकल वैल्यू को लॉग में और लॉग को न्यूमेरिकल वैल्यू में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट की मदद से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, आप ध्यान रखना, आप 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल है इसका यूज़ क्या है। देखो इसका यूज़ ये है कि अगर आपसे कोई पूछे 10 टू द पावर 0.3 की वैल्यू बताओ x, मतलब x क्या होगा, तो आप नहीं कर सकते ये कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर लोगे। देखो इसको अगर हम लॉग में कन्वर्ट करें तो जो यहाँ पर है वो बेस में आ जाएगा, जो यहाँ पर है वो यहाँ आ जाएगा और जो पावर में है वो ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो log टू द बेस 10 क्या वैल्यू होती है जो आंसर 0.3 आता है, तो आपको पता चल गया। x को 2 रख दो तो log टू द बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3। समझ में आया इसका यूज़ क्या है? आगे भी आप देखोगे इसका यूज़ क्या है, लेकिन अभी के लिहाज से ये देखो। ठीक है, अब आपसे कोई कहे log टू द बेस 25 की वैल्यू बताओ क्या होगी, मतलब ये जो x है ना, x पूछा है, x कोई भी वेरिएबल है, आप x बताओ, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आप इस फॉर्मूले की मदद से बिल्कुल कर सकते हो। आप log को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। कैसे करोगे? जो b है मतलब 25 है उसको ऐसे ही रहने दोगे, जो 5 है उसको इधर ले आओगे, जो यहाँ पर है उसको पावर में ले आओगे। अब x की वैल्यू क्या हो कि आंसर 25 आए। अब अगर आप x इज इक्वल टू 2 रख दोगे भैया, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25 ही होता है ना। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, दोबारा देखो, थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है लेकिन समझ में आना चाहिए आपको। हमारा पहला टॉपिक होता है समाप्त। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एंगल। देखो एंगल की 2 यूनिट होती हैं, एक होती है रेडियन, रेडियन SI यूनिट होती है, और एक होती है डिग्री, डिग्री जनरल यूनिट होती है। ठीक है, और एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। अब देखो थीटा अगर एंटी क्लॉक वाइज हो तो इसको हम लेते हैं पॉजिटिव, और थीटा अगर क्लॉक वाइज हो तो इसको हम लेते हैं निगेटिव। ये हमने कन्वेंशन सेट कर दिए हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्लॉकवाइज वो डायरेक्शन होता है जो घड़ी के डायरेक्शन में चलती हो, एंटी क्लॉकवाइज वो डायरेक्शन होता है जो घड़ी के अपोजिशन में चलती हो। ठीक है, अब देखो आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो इस रिलेशन की मदद से। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप यूनिटरी मेथड लगाओगे और रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूँ, अगर आपको 80 डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियन में तो आप क्या करोगे? आपको पता है 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं भैया, और ये चीज़ तो इस रिलेशन की मदद से पता है ना। 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री में कितने होंगे? पाई अपॉन 180 डिग्री। तो 80 डिग्री में कितने होते हैं? 80 डिग्री 4 पाई अपॉन 9 आंसर आ जाएगा। ये मैं ना भी कराता तो भी चल जाता, सिंपल सा यूनिटरी मेथड है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब यूनिटरी मेथड लगाओ और लॉलीपॉप खाओ, ऐसा सीन है। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक सर्किल का हिस्सा लूँ तो ये जो होते हैं ना, इसको हम कहते हैं आर्क,
और ये जो होता है ना इसको हम कहते हैं रेडियस, और ये जो होता है ना ये होता है एंगल मतलब थीटा। तो थीटा रेडियस आर्क में रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन यहां पर थीटा मस्ट बी इन रेडियन। देखो एंगल की 2 डिग्री है ना, 1 रेडियन और 1 डिग्री। तो आप इस वाले फॉर्मूले में थीटा को रेडियन में रखोगे, इस चीज को ध्यान रखना। अब मैं कोई क्वेश्चन दूं, आपको आर्क दे दूं पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, आपको रेडियस दे दूं 6 सेंटीमीटर, आपसे थीटा पूछूं, तो क्वेश्चन में यह है फाइंड थीटा मतलब एंगल इन डिग्री। तो आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, सिंपल सा आप कहोगे यार देखो थीटा है आर्क अपॉन रेडियस, तो पहले तो ये लिखो थीटा आर्क अपॉन रेडियस। आपको आर्क पता है पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, इंटू रेडियस पता है 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, पाई अपॉन 6 × 18 रेडियन, ये आंसर आ जाएगा। क्या ये आंसर हुआ? बिल्कुल भी नहीं। फाइंड थीटा इन डिग्री, लेकिन हमारा थीटा तो अभी रेडियन में आया है, अब हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे? देखो हमें पता है पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं भैया, तो 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री होंगे। तो पाई अपॉन 18 में देख लो, पाई अपॉन 18 में इतने डिग्री होंगे, पाई से पाई खत्म, आंसर आ गया 10 डिग्री। ध्यान से, बहुत सिंपल है यार, कॉन्सेप्ट तो यहीं तक था, बाकी तो यहाँ से यूनिटरी मेथड चालू हो जाता है। अब देखो आप एक चीज़ और ध्यान रखो कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये जो साइन है मिनट का है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये जो साइन है ना ये सेकंड का है। आपको यकीन कतई नहीं होगा भैया कि इतने रिलेशन की मदद से नीट 2020 फेज 2 में क्वेश्चन पूछा है, और ये बच्चों वाली चीज़ है, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो एनटीए कहीं से भी पूछ ले रहा है भाई, किसी भी चीज़ को मत सोचो कि यार इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, हर कहीं से आएगा, ध्यान रखो। इसलिए कवर हर चीज़ करो, चाहे हल्की हल्की करो, ठीक है। चलो, और हमारा दूसरा टॉपिक भी होता है समाप्त। अब हमें तीसरे टॉपिक जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री, उस पर चलना है। पहले तो हम देखेंगे बेसिक ट्राइगोनोमेट्री। देखो बेसिक ट्राइगोनोमेट्री में पहले मैं रटवाऊंगा आपको टेबल, जो आपके याद होगा 10th में पढ़ा होगा, लेकिन मेरा बताना एक बार फर्ज बनता। हम यहाँ लिखेंगे थीटा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 60 की वैल्यु होती है 1/2, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। देखो आप साइन थीटा याद कर लो, कोस थीटा को साइन थीटा का उल्टा कर दो, देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। वैसे भी ये टेबल आपको याद होगा, लेकिन मैं करा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ छोड़ना नहीं। tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइन, या आप इसको इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। लेकिन हमने कितने का याद किया है? 3 फंक्शन का, बाकी 3 का क्यों याद नहीं किया? तो इसका सवाल है, आप ये 3 ध्यान रखो, बाकी आप
इन्हीं से निकाल लोगे। कैसे देखो, आपको साइन थीटा पता है, आप इस रिलेशन की मदद से कोजेक थीटा निकाल लोगे। आपको टेन थीटा पता है, आप इस रिलेशन की मदद से कोट थीटा निकाल लोगे। आपको कोज थीटा पता है, आप इस रिलेशन की मदद से सेक थीटा निकाल लोगे। ठीक है, और देखो आपको ये तो पता ही होगा भैया, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन थीटा का एक फॉर्मूला और ध्यान रखो कि टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मतलब ये फॉर्मूले वो हैं, अभी तक वो मटेरियल है जो आपने क्लास 10th में पढ़ लिया होगा, इसमें ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, अब देखो आप 11th में आए गए हो तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 37 डिग्री और 53 डिग्री की भी वैल्यू आपको याद करनी चाहिए। कैसे देखो, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। इसकी ट्रिक ये है याद करने की, 37 डिग्री छोटा है तो छोटी वैल्यू, 53 डिग्री बड़ा है तो बड़ी वैल्यू। और आपको तो ये पता है साइन थीटा का उल्टा हमेशा चलता है कोस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 4/5, यहाँ आ जाएगा 3/5। टेन थीटा की कहानी अलग ही है। टेन 37 की वैल्यू होती है 3/4, टेन 53 की वैल्यू होती है 4/3। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ कॉमन है, 37 डिग्री छोटा है तो छोटी वैल्यू, 53 डिग्री बड़ा है तो बड़ी वैल्यू। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये चीज़ें आपको याद होंगी। अब पढ़ते हैं अपन बेसिक फॉर्मूलाज। बेसिक फॉर्मूलाज में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोजेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, हाँ बस फॉर्मूले हैं, चिपका लियो एक पेज पे, आप याद कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। फिर आते हैं डबल एंगल फॉर्मूलाज। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और कोस 2 थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ टीचर्स इसको और मॉडिफाई करते हैं। कैसे देखो, क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? बिल्कुल। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप ये लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कुछ टीचर्स कहते हैं इसको भी रटो, मैं कहता हूँ आप एक ये फॉर्मूला ध्यान में रखो और एक ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखो। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके हिसाब से आप निकाल लोगे। ठीक है, अब एक और वो है टेन 2 थीटा, तो आ जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तीन ये 6 फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना है, पेपर पर लिख लो, ध्यान में रखो। ठीक है, इसका यूज़ आपको आगे जाके समझ में आएगा। अब देखेंगे हम सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन फॉर्मूलाज। ठीक है, पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन
ए इंटू कोज बी, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे कोज। देखो यार कैमरा अचानक से बंद हो गया था, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा। चलिए हम फिर से कंटिन्यूटी बनाते हैं। देखो हम पढ़ रहे थे सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन फॉर्मूलाज। साइन ए प्लस बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए इंटू कोज बी, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे कोज ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी, इसको लिखेंगे साइन ए इंटू कोज बी, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे कोज ए इंटू साइन बी। अब कोज ए प्लस बी, इसको हम ऐसे लिखेंगे कोज ए इंटू कोज बी, प्लस है तो माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा कोज ए माइनस बी। कोज ए माइनस बी को आप लिखने की कोशिश कीजिए, आपने कोशिश कर ली होगी, अब मैं लिखता हूँ। कोज ए माइनस बी को हम ऐसे ही लिखेंगे कोज ए इंटू कोज बी, माइनस है तो प्लस लगा देंगे, फिर लिखेंगे साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्मूला टेन ए प्लस बी, इसको हम लिखेंगे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे टेन ए इंटू टेन बी। सिक्स फॉर्मूला टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी का आप लिखने की कोशिश कीजिए, आपने कोशिश कर ली होगी, अब मैं लिखता हूँ। देखो टेन ए माइनस बी को हम ऐसे ही लिखेंगे टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देखो 3 + 3 6 + 6 12, ये 12 फॉर्मूले आप एक पेपर पर लिखिए और चिपका लीजिए, फिर रखते रहिए। ठीक है, क्योंकि यह आएंगे तभी आपको आगे की फिजिक्स आसान लगेगी। अब देखो बेसिक फॉर्मूलाज का तो यूज़ मैं आगे चलकर बताऊंगा, डबल एंगल फॉर्मूलाज का यूज़ भी मैं काइनेमेटिक्स में बताऊंगा आपको, लेकिन इन कुछ क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपसे कोई कहे पहला क्वेश्चन साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताइए, अगर साइन 0 की वैल्यू पूछता तो आपको पता थी 1, साइन 90 की वैल्यू पूछता आपको पता थी, सॉरी साइन 0 की वैल्यू पूछता तो आपको पता थी 0, साइन 30 की वैल्यू पूछता आपको पता थी 1/2, साइन 45 की वैल्यू पूछता आपको पता थी 1/√2, लेकिन साइन 15 की वैल्यू क्या है ये तो आपको नहीं पता। तो ये सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन फॉर्मूलाज की मदद से होगी। कैसे देखिए, क्या हम साइन 15 को ऐसे लिख सकते हैं साइन 45 - 30, 45 में से 30 जाते हैं तो 15 ही आते हैं भैया, तो क्या ये साइन ए माइनस बी बन गया। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए इंटू कोज बी, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे कोज ए इंटू साइन बी। ध्यान से, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू कोज 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस कोज 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2/√2 एलसीएम ले लेंगे, फिर यहाँ से लगाएंगे √3 - 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से। अब दूसरा क्वेश्चन करिए आप, कोस 75 की वैल्यू बताइए। तो देखो कोस 75 की वैल्यू तो आपको नहीं पता ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कोस 30 + 45, 30 में 45 जोड़ते हैं तो 75 ही आता है। क्या अब ये बन गया ना कोस ए प्लस बी, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। कैसे देखो, कोस 30 इंटू कोस 45, प्लस है तो माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे साइन 30 इंटू साइन 45। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 2/√2 LCM हो जाएगा, ठीक है। फिर √3 - 1 आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है यार, समझाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला ये है, कॉन्सेप्ट ये है, फॉर्मूला मतलब सॉरी क्वेश्चन ये है, कॉन्सेप्ट ये है, फॉर्मूला ये है, चेप दो। सिंपल सा भाई, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ोगे इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो आपको दिखा रहे हैं कि देखो भैया ऐसा ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, आपसे कोई कहे 120 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप कैसे लिखोगे सॉल्यूशन? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 90 + 30, हाँ या ना? तो क्या है 10a + b बन गया, बिल्कुल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अब 10 90 + 10 30 अपॉन 1 प्लस है तो माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 10 90 इंटू 10 30। ध्यान से बिल्कुल। देखो 10 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, प्लस 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट इंटू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। देखो इनफाइनाइट के कंपैरिजन में 1/√3 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। अब इनफाइनाइट के कंपैरिजन में √3 को और 1 को हमने 1/√3 मतलब इनफाइनाइट अपॉन √3 के कंपैरिजन में हम 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखो ऊपर हमने 1/√3 को नेगलेक्ट किया, आंसर आ गया इनफाइनाइट ऊपर। नीचे हमने 1 को नेगलेक्ट किया तो आ गया इनफाइनाइट अपॉन √3, ठीक है। इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -√3। ध्यान से देखो भैया, ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन पे आपको परेशानी पड़ी होगी, लेकिन आप नेगलेक्ट कर कर अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, अभी तक आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी, इतना मुझे उम्मीद है। अगर आई है तो कमेंट में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा। अब देखो हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेंट रूल, वो पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो भैया क्वाड्रेंट रूल में आपको चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं बोलूँ। देखो क्वाड्रेंट रूल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और हम यहाँ से चालू करते हैं, इसको लेते हैं 0 डिग्री, फिर हम 90 डिग्री चले, फिर हम 180 डिग्री चले, फिर हम 270 डिग्री चले, फिर हम 360 डिग्री चले, ठीक है। चलो अब देखो एक ट्रिक और ध्यान रखो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, एस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इन्वर्स कोसेक थीटा पॉजिटिव, ठीक है। टी मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और टेन थीटा का इन्वर्स कोट थीटा पॉजिटिव। सी मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और कोस थीटा का इन्वर्स सेक थीटा पॉजिटिव। इसका यूज़ क्या है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो, क्वाड्रेंट रूल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। फिर हम एक गोला लेते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। फिर हम एक ट्रिक लिखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसका पहला अल्फ़ाबेट निकालते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इन्वर्स कोसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन थीटा का इन्वर्स कोट थीटा पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कोस थीटा का इन्वर्स सेक थीटा पॉजिटिव, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर
90 प्लस माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस थीटा है, तो कोस थीटा बन जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बन जाएगा कोस थीटा, और टेन थीटा बन जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा बन जाएगा टेन थीटा। ध्यान से, अगर फंक्शन 180 प्लस माइनस थीटा है या 360 प्लस माइनस थीटा है तो फंक्शंस रिमेन्स कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट नहीं, सेम। मतलब साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, कोस थीटा का कोस थीटा रहेगा, टेन थीटा का टेन थीटा रहेगा, कोट थीटा का कोट थीटा रहेगा। अब इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। हम 360 डिग्री को यहाँ लिख लेते हैं, 360 डिग्री, ठीक है, ताकि जगह बन जाए। सेम को हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। और आपसे कहा जाए साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा। तो पहले हम देखेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। देखो 90 माइनस थीटा हम मतलब हम 90 डिग्री चले माइनस थीटा कर गए, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन है ये भी पॉजिटिव, कोज है ये भी पॉजिटिव, टेन है ये भी पॉजिटिव, कोट है ये भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, वो यहाँ से देखेगा। हम 90 डिग्री चले माइनस थीटा कर गए, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो, कोज हो, टेन हो, कोट हो, सब पॉजिटिव। अब ये फंक्शन 90 प्लस माइनस थीटा है तो कोस थीटा का बन जाएगा साइन थीटा, सॉरी अगर ये फंक्शन 90 प्लस माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस थीटा है तो कोस थीटा बन जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बन जाएगा कोस थीटा, टेन थीटा बन जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा बन जाएगा टेन थीटा। अब ये साइन थीटा है तो ये बन जाएगा कोस थीटा, और अगर ये कोस थीटा है तो ये बन जाएगा साइन थीटा, ये टेन थीटा है तो ये बन जाएगा कोट थीटा, ये कोट थीटा है तो ये बन जाएगा टेन थीटा। ध्यान से, अब अगर फंक्शन ये हो जाए साइन 90 प्लस थीटा या फिर कोज 90 प्लस थीटा या फिर टेन 90 प्लस थीटा या फिर कोट 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। देखो हम 90 चले प्लस थीटा और चल गए, 90 चले प्लस थीटा और चल गए, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इन्वर्स कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये साइन थीटा है इसको हम पॉजिटिव लिख लेंगे, ये साइन कोस थीटा है इसको हम निगेटिव लिखेंगे, ये टेन थीटा है इसको हम निगेटिव लिखेंगे, ये कोट थीटा है इसको निगेटिव लिखेंगे। निगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साइन थीटा का इनवर्स कोसेक थीटा वो पॉजिटिव होता है। ये साइन थीटा है ये पॉजिटिव होगा, ये साइन थीटा या कोसेक थीटा नहीं है तो ये निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा। अब फंक्शन 90 प्लस माइनस थीटा है 270 प्लस माइनस थीटा है तो कोस थीटा बन जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बन जाएगा कोस थीटा, टेन थीटा बन जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा बन जाएगा टेन थीटा। तो ये साइन थीटा है बन जाएगा कोस थीटा, ये कोस थीटा है बन जाएगा साइन थीटा, ये टेन थीटा है बन जाएगा कोट थीटा, ये कोट थीटा है बन जाएगा टेन थीटा। ध्यान से भैया, ध्यान से, बहुत आसान है। अब अगर मैं ये ले लूँ साइन 180 प्लस थीटा या फिर कोस 180 प्लस थीटा या फिर टेन 180 प्लस थीटा या फिर कोट 180 प्लस थीटा। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि हम कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो 180 प्लस थीटा, 90 चला 180 चला प्लस थीटा हो चल गया, मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और टेन थीटा का इन्वर्स कोट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये साइन थीटा है तो ये निगेटिव आ जाएगा, ये कोस थीटा है तो ये निगेटिव आ जाएगा, ये टेन थीटा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये कोट थीटा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब मैंने कहा था
180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो, फंक्शंस रिमेन सेम। मतलब साइन थीटा का साइन थीटा ही हो जाएगा, कोस थीटा का कोस थीटा ही हो जाएगा, टेन थीटा का टेन थीटा ही हो जाएगा, कोट थीटा का कोट थीटा ही हो जाएगा। ध्यान से देख लो, अब मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखो और देख लो, अगर साइन 270 प्लस थीटा हो, कोस 270 प्लस थीटा हो, या फिर टेन 270 प्लस थीटा हो, या फिर कोट 270 प्लस थीटा हो, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। 90 चले, 180 चले, 270 चले, प्लस थीटा हो चल गए, 270 प्लस थीटा हो चल गए, मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का इन्वर्स सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये साइन है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये कोस है बिल्कुल तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये टेन है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये कोट है तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब फंक्शन 270 प्लस माइनस थीटा का है, 270 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, कोस थीटा बन जाता है साइन थीटा, साइन थीटा बन जाता है कोस थीटा, टेन थीटा बन जाता है कोट थीटा, कोट थीटा बन जाता है टेन थीटा, साइन थीटा बन जाएगा, अब तो याद हो गया होगा, कोस थीटा, कोस थीटा बन जाएगा साइन थीटा, टेन थीटा बन जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा बन जाएगा टेन थीटा। अब एक और देख लो, साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा। सबसे पहले देखो कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है। 90 चले, 180 चल गए, 270 चल गए, 360 चल गए, लेकिन माइनस थीटा का दिया, मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस का इन्वर्स सेक थीटा पॉजिटिव, यहाँ पर साइन है ये निगेटिव होगा, यहाँ पर कोस है बिल्कुल ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर टेन है तो ये निगेटिव होगा, यहाँ पर कोट है तो ये भी निगेटिव होगा। मैंने कहा था 360 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, फंक्शंस रिमेन सेम, मतलब साइन थीटा ही रहेगा, कोस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा, कोट थीटा ही रहेगा। यहाँ पर होता है क्वाड्रेंट रूल समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वाड्रेंट रूल। मैंने बहुत आसान बनाने की कोशिश की है। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। कोस 135 इसको निकालो। देखो अगर आपको कोस 90 होता तो आप बता देते 0, कोस 45 डिग्री की वैल्यू पूछता तो आप बता देते 1/√2, लेकिन कोस 135 की वैल्यू कैसे बताओगे? देखो उसके लिए लगा लोगे क्वाड्रेंट रूल। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 90 प्लस 45 135 ही होते हैं बिल्कुल। अब इसको हम क्वाड्रेंट रूल लगाकर सोल्व करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में, 90 प्लस 45 मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इनवर्स कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये तो कोस है तो ये निगेटिव आ जाएगा। अब फंक्शन कौन सा है, 90 प्लस माइनस थीटा। जब भी 90 प्लस माइनस थीटा होता है, 270 प्लस माइनस थीटा होता है तो कोस थीटा बन जाता है साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, ये 45। निगेटिव साइन 45 की वैल्यू आपको पता है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। देखो आपका आंसर आ गया भैया। एक और क्वेश्चन देख लो, साइन 210 की वैल्यू बताओ। देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 30, हाँ या ना, बिल्कुल। अब इसको अगर हम क्वाड्रेंट रूल से सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में। 90 चले, 180 चले, प्लस 30 वो चल गए, मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो भैया थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का इनवर्स कोट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये तो साइन थीटा है ना तो ये तो निगेटिव होगा। वो फंक्शन कौन सा है, 180 प्लस माइनस थीटा। 180 प्लस माइनस थीटा, फंक्शन रिमेन सेम, मतलब साइन थीटा ही रहेगा। और थीटा क्या है यहाँ पर, 30।
साइन 30 की वैल्यू तो आपको पता है ना 1/2। आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देख लो, 10 2 1 0। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 90 प्लस 10 180 प्लस 30। हाँ या ना? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। 180 में 30 ऐड करते हो तो 210 ही आता है। अब इसको क्वाड्रेंट रूल से सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। 90 चले, 180 चले, प्लस 30 और चल गए, मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और tan थीटा का इनवर्स cot थीटा पॉजिटिव, ये भी तो tan थीटा है तो ये आएगा पॉजिटिव। अब फिर देखेंगे फंक्शन कौन सा है। 180 प्लस माइनस थीटा में फंक्शन रिमेन सेम, मतलब tan का tan ही रहेगा। थीटा क्या है यहाँ पर, ये tan 30 की वैल्यू तो आपको पता है ना 1/√3। ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देख लो यार मेरी तरफ से, वो है कि अगर आपसे कोई पूछे कोड साइन 390 की वैल्यू बताओ, तो आप इसको क्वाड्रेंट रूल से सोल्व करोगे तो तोड़कर लिखोगे 360 प्लस 30। 360 में से 30 ऐड करते हो तो 390 ही आंसर आता है। अब इसको क्वाड्रेंट रूल से सोल्व करो तो पहले देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, 0 चलेंगे, 180 चल गए, 270 चल गए, 360 चल गए, प्लस थीटा और चल गए, मतलब हम लोड के पहले ही क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, साइन है तो भी पॉजिटिव। फिर देखेंगे फंक्शन कौन सा है। 360 प्लस माइनस थीटा में फंक्शन रिमेन सेम, साइन का साइन बन जाएगा और थीटा क्या है 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है प्लस 1/2, ये आंसर आ जाए। अब तो यार कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए आपको क्वाड्रेंट रूल में, बहुत डीपली पढ़ाया है। ठीक है, अब देखो एक चीज और देख लो, वो चीज है इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री इस तरह से, तो tan थीटा बन जाता है थीटा, साइन थीटा बन जाता है थीटा, कोस थीटा बन जाता है 1। और इस चीज़ को ध्यान रखना, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपसे कहे tan 2 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप, ये तो बहुत छोटा है ना, और मैंने बताया था जब भी थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा बन जाता है थीटा, तो ये बन जाता है 2 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, tan 2 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री बहुत छोटा है तो हम इसको थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन डिग्री में नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे रेडियन में। पहले 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, आपको पता है 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होंगे, तो 2 डिग्री में कितना होगा पाई अपॉन 90 रेडियन। तो यहाँ पर आप पाई अपॉन 90 लिखोगे, मतलब रेडियन में। ध्यान से यार, ये बच्चों वाली चीज़ है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना, tan थीटा को थीटा तो लिख सकते हैं लेकिन थीटा मस्ट बी इन रेडियन, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं लेकिन थीटा मस्ट बी इन रेडियन, कोस थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा है तो 1 ही आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और देख लो, वो यह है कि साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। मतलब अगर कोई कहे साइन थीटा = 4, ये गलत है, क्योंकि आपको इस रिलेशन से ये पता है कि साइन थीटा मैक्सिमम +1 हो सकता है और मिनिमम -1। उसी तरह से कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। अगर आपसे कहे कोस थीटा = 3/2, ये गलत है, क्योंकि ये तो 1.5 वैल्यू आएगी ना, और 1.5 वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। और हम इस रिलेशन से जानते हैं कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, -1 से कम नहीं हो सकती। बिल्कुल,
हाँ, अगर कोई कहे कोस थीटा इज इक्वल टू 0.6, यस ये हो सकती है। उसी तरह से टेन थीटा भैया कुछ भी हो सकती है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस इनफाइनाइट तक। अगर आपसे कोई कहे टेन थीटा इज इक्वल टू 10⁵, बिल्कुल मान सकते हो, टेन थीटा की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू ठीक, सब बहुत आसान है यार, रटना है बस। चलो अब यहाँ पर हमारा तीसरा टॉपिक समाप्त होता है। अब हम चालू करेंगे ग्राफ। तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ग्राफ। चलिए शुरू करते हैं। देखो ग्राफ में पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लो। वो बेसिक चीज़ें क्या हैं? ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर इसको कहते हैं, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कटती है उसको कहते हैं ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन से इधर चलते हैं तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से इधर चलते हैं तो इसको कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से ऊपर चलते हैं तो इसको कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओरिजिन से नीचे चलते हैं तो इसको कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ये कन्वेंशन हमने बना दिया है, ठीक है। अब मान लो कोई भी पार्टिकल यहाँ पर है 3, 4, तो इस पार्टिकल की पोजीशन पता है आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे x कितना है? -4। मैंने कहा था इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब पार्टिकल तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड है ना, तो ये होगा -4। फिर लिखोगे y कितना है? 3, पॉजिटिव 3। फिर लिखोगे x। देखो हमने यहाँ पर x की बात ही नहीं की है तो हम उसको 0 मान लेंगे, ठीक है। चलो ये बेसिक समझाना ज़रूरी था। अब देखो आप ये वाला ग्राफ देखो, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं x। ये ग्राफ देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और स्ट्रेट लाइन की ग्राफ की इक्वेशन आपको पता है y = mx + c होती है, ठीक है भैया, ठीक है। y एक्सिस है, x एक्सिस है, c इंटरसेप्ट है। और इंटरसेप्ट क्या होता है? अगर हम x को 0 करेंगे जो y की वैल्यू आएगी वही इंटरसेप्ट होता है। इस केस में अगर हमने x को 0 कर दिया तो y भी 0 हो जाएगी, तो इस केस में इंटरसेप्ट 0 है। लेकिन मैं अगर एक और ग्राफ बनाऊं कुछ इस तरह से, y x और ये यहाँ 5 से चालू हो रहा है, तो आप इसमें इंटरसेप्ट बताइए। आपको इंटरसेप्ट की डेफिनेशन पता है, अगर x को 0 करोगे जो y की वैल्यू आएगी वही इंटरसेप्ट है। यहाँ पर हमने x को 0 किया, y की वैल्यू +5 आई, तो इंटरसेप्ट भी +5 आ गया। एक और ग्राफ देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और अगर इस तरह से कोई ग्राफ है 1 2 3 और यहाँ से ये है, तो मैं इसमें इंटरसेप्ट पूछूं तो आप क्या कहोगे? +3? नहीं, इंटरसेप्ट की डेफिनेशन ध्यान से देखो, x को 0 करो जो y की वैल्यू आएगी वही इंटरसेप्ट है। अब देखो हमें इसको पीछे खींचना पड़ेगा। कुछ मान लो यहाँ -5 आया तो इंटरसेप्ट -5 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इतना ध्यान रखना, x को 0 करके जो y की वैल्यू आती है वही इंटरसेप्ट है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पर जो m है ना, इसी की कहानी हमें पढ़नी है। इसको कहते हैं स्लोप। और आपसे जब भी स्लोप पूछे आप tan थीटा निकाल लो। और यहाँ पर थीटा क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज चल के जो एंगल बनता है वही थीटा है। अब मान लो थीटा 45 डिग्री दे दे तो आप tan 45 डिग्री की वैल्यू रख दोगे। tan 45 कितना होता है? 1, मतलब स्लोप भी 1 आ गया। वो स्लोप ही तो हमें चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर वो कहे मैं थीटा नहीं दूंगा, उसके बाद जुगाड़ लगाकर स्लोप निकालो, तो आप देखो क्या करोगे। इस ग्राफ पर 2 पॉइंट लोगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे x2 y2 और यहाँ पर x1 y1। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ y2, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ y1, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x1, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x2। ये तो बेसिक आपको पता होगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आप ट्राइंगल बनाओगे
सवाल है ट्राइंगल क्यों बनाया, मैं भी बताता हूँ। देखो पहले ज्योमेट्री में ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर दो पैरेलल लाइन है और मैं एक इस तरह से लाइन खींचूँ स्ट्रेट, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। और अगर z बन रहा हो और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये ज्योमेट्री की मदद से आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है बिल्कुल, और एक लाइन इस तरह से खींची गई है बिल्कुल। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब देखो स्लोप ही तो निकालना है भैया हमें। स्लोप क्या, जब भी स्लोप पूछे तो टेन थीटा निकाल दो, ठीक है। अब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हमें किसी तरह से ये मिल जाए और ये मिल जाए तो हमारा परपेंडिकुलर भी मिल जाएगा, बेस भी मिल जाएगा, उससे टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा आ जाएगा तो स्लोप आ जाएगा, स्लोप ही तो हमें चाहिए बिल्कुल। अब परपेंडिकुलर किससे देखेंगे हम, देखो कोऑर्डिनेट से। देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ y2, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ y1, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x1, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x2, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x1, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x1। अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन बेस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। अब देखो आपको y2 y1 x2 x1 दे रखा होगा, आप टेन थीटा निकाल लोगे। टेन थीटा निकाल लोगे तो स्लोप भी आ जाएगा, और स्लोप ही तो आपको निकालना था, ठीक है। चलिए अब आप आपको मैं ग्राफ दूंगा और आप स्लोप निकालना, ठीक है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, इस तरह से ग्राफ है, तो इसका स्लोप बताइए, ठीक है। दूसरा ग्राफ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 30 डिग्री है, तो इसका स्लोप बताइए। उसी तरह से तीसरा ग्राफ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 60 डिग्री है, तो इसका भी स्लोप बताइए आप। उसी तरह से चौथा ग्राफ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसका आप स्लोप बताइए, ठीक है। उसी तरह से ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 45 डिग्री है, तो आप इसका भी स्लोप बताइए, ठीक है बिल्कुल। अब देखो स्लोप, मैंने कहा था जब भी स्लोप पूछे तो टेन थीटा निकाल लो। और थीटा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चल के जो एंगल बनेगा वही थीटा है। अब देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी यही है और ग्राफ भी यहीं दे रखा है, मतलब थीटा क्या है 0, और टेन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब स्लोप आ गया 0। उसी तरह से यहाँ पे स्लोप, जब भी स्लोप निकाले तो टेन थीटा निकाल दो। थीटा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चल के जो एंगल बनेगा वही थीटा है, तो यहाँ पर थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, बिल्कुल। अब यहाँ पर भी स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना है तो हमेशा टेन थीटा निकालो। टेन थीटा क्या होता है, यहाँ पर थीटा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चल के जो एंगल बनेगा वही थीटा है, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर आंसर आ गया 1060। 1060 की वैल्यू होती है √3। अब देखो स्लोप निकालना है मतलब टेन थीटा निकाल लो, और थीटा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चल के जो एंगल बनेगा वही थीटा है। यहाँ पर कितना एंगल बना 90। अब 1090 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन, या फिर इसको इनफाइनाइट भी लिख सकते हो। मतलब नॉट डिफाइन हो ऑप्शन में तो नॉट डिफाइन मारोगे, इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट मारोगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्लोप मतलब टेन थीटा निकालो। थीटा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चल के जो एंगल बनेगा वही थीटा है। मतलब यहाँ पर थीटा 45 डिग्री नहीं है, यहाँ पर 135 डिग्री है, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है यहाँ पर टेन थीटा में जो थीटा है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चल के जो एंगल बनेगा वो थीटा है, तो यहाँ पर 135 डिग्री है ना कि 45 डिग्री, तो टेन 135 डिग्री। अब सवाल है यार आपको
0 डिग्री की वैल्यू पता, tan 0 की वैल्यू पता, tan 30 की वैल्यू पता, tan 45 की पता, tan 60 की पता, tan 90 की पता, tan 37 की पता, tan 53 की पता, लेकिन tan 135 की नहीं पता। बिल्कुल। तो पीछे याद करो, आपने क्वाड्रेंट रूल पढ़ा था, क्वाड्रेंट रूल से ये सोल्व होगा। कैसे? देखिए, क्या हम tan 135 को ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 45, हाँ या ना? बिल्कुल। अब देखेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। तो कुछ इस तरह से थी ना चीज़ें। देखो, क्वाड्रेंट रूल रिवाइज करो, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, बस हमारा काम हो जाएगा इसमें। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। वो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इन्वर्स कोजेक पॉजिटिव। मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ, पीछे मैं पढ़ा के आ गया, आपसे आना चाहिए। ठीक है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता तो पॉजिटिव आता, या कोजेक होता तो पॉजिटिव आता, लेकिन यहाँ पर tan है तो यहाँ पर निगेटिव आएगा। और मैंने कहा था 90 प्लस माइनस थीटा हो तो tan थीटा बन जाता है कोट थीटा, कोट 45। अब आपने tan 45 की वैल्यू याद की है, कोट 45 की नहीं, तो मैंने पीछे एक रिलेशन बताया था, कोट 45 इज इक्वल टू 1/tan 45। और tan 45 की वैल्यू क्या है? 1, नेगेटिव 1/1, ये आंसर आ गया। देखो, बस स्लोप का कॉन्सेप्ट तो यहीं तक था, बाकी तो आपने ट्राइगोनोमेट्री का यूज किया है, इसलिए मैं कहता हूं कोऑर्डिनेट रूल आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, देखो अब यहाँ से कुछ ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व क्या करते हैं? देखो, ये यहाँ पर 0 डिग्री था, फिर यहाँ पर 30 डिग्री था, फिर यहाँ पर 60 डिग्री था, यहाँ पर 90 डिग्री था। ठीक है, देखो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं उसी तरह से हमारा स्लोप बढ़ रहा है। देखो, पहला हुआ 0, फिर हुआ 1/√3, फिर हुआ √3, फिर हुआ इनफाइनाइट। मतलब जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा स्लोप बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर जैसे ही हमने 90 से ज़्यादा एंगल कर दिया, मतलब 135 डिग्री कर दिया, तो हमारा स्लोप कम हो गया। देखो, इनफाइनाइट बढ़ा है -1, आंसर है इनफाइनाइट। मतलब थीटा बढ़ाने पर एंगल बढ़ता है, लेकिन 90 डिग्री तक, पॉइंट ध्यान में रखना। फिर 90 डिग्री के बाद स्लोप घटता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, सारी चीज़ें बोलता हूँ। देखो, यहाँ पर मैं नोट पॉइंट लिखता हूँ कुछ। वो नोट पॉइंट क्या है? थीटा बढ़ाने पर स्लोप बढ़ता है, बट कब तक? 90 डिग्री तक। उसके बाद स्लोप घटता है। आप यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। और देखो, जैसे जैसे 90 डिग्री तक था तो स्लोप पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, इनफाइनाइट आएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने 90 डिग्री के बाद एंगल लिया तो निगेटिव हो गया। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन कर लिया ना। अब मैं बताता हूँ मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने क्वेश्चन कर लिए, अब देखो नोट पॉइंट लिखो आप। नोट पॉइंट क्या है? थीटा बढ़ाने पर स्लोप बढ़ता है, लेकिन बट अप टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद स्लोप घट जाता है। ये आपने देख लिया। कैसे? आपने 0 डिग्री का देखा था, 30 डिग्री तक का देखा था, 60 डिग्री का देखा था, 90 डिग्री का देखा था, 135 डिग्री का देखा था। फिर आपने स्लोप निकाला था। इसका तो 0 आया था, इसका 1/√3 आया था, इसका √3 आया था, इसका इनफाइनाइट आया था, फिर इसका -1 आया था। देखो, 90 डिग्री तक हमने थीटा बढ़ाया तो स्लोप भी बढ़ा, उसके बाद हमने थीटा बढ़ाया तो स्लोप घट गया। ठीक है, और एक चीज़ और, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा नोट, थीटा इज इक्वल थीटा लेस देन 90 डिग्री, स्लोप पॉजिटिव, और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्लोप नेगेटिव। देखो, ये 90 डिग्री से कम है ना,
तो देखो स्लोप पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव। जैसे ही आपने स्लोप 90 डिग्री से ज़्यादा कर दिया तो स्लोप निगेटिव आया। अब मुझे लगता है आपको जो मैं समझाने चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। अब देखो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू √3x + 5। आप इससे इंटरसेप्ट बताइए, स्लोप बताइए और ग्राफ बनाइए। देखो आप इसको कंपैरिजन करो y इज इक्वल टू mx + c से, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। तो यहाँ पर c है मतलब इंटरसेप्ट है, तो ये 5 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। बाकी ये m तो स्लोप होता है ना, तो यहाँ पर √3 है तो स्लोप आ जाएगा √3। बाकी आप ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो ये तो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट कितना है +5, बाकी √3 है ना, मतलब tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा और स्लोप है √3। तो tan थीटा मतलब √3 कब होता है, जब थीटा कितना हो, थीटा जब होता है 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री और ये आ गया 5, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब चलो हम पढ़ते हैं हाइपरबोला के बारे में। इसका पूरा नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला, हाइपरबोला, ठीक है। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से y x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और या फिर आपको इसको इस तरह से भी लिख सकते हो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं। देखो हाइपरबोला की इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, ये होगी y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। तो हाइपरबोला की इक्वेशन कुछ इस तरह से जाती है, ठीक है। एक नोट पॉइंट और लिखो, नोट पॉइंट ये है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x² का ग्राफ। यह था y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यह y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। तो इसका नोट पॉइंट लिखो, यह ग्राफ भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बनता है, मतलब इसका ग्राफ भी इसी की तरह बनेगा। मतलब देखो इसमें कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा ना आपको, ठीक है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा ना आपको, ठीक है। ये भी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है और ये भी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब समझ रहे हो ना आप, दोनों का ग्राफ एक ही तरह से बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब सवाल आता है यार इनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो वो मैं बताता हूँ। देखो अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक ग्राफ इस तरह से है और एक ग्राफ इस तरह से है, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि दोनों मिल कहाँ रहे हैं इस पॉइंट पर। उसके बाद जो तेजी से नीचे गिरेगा वो है 1/x² का ग्राफ, जो हल्के हल्के नीचे गिरेगा वो है 1/x का ग्राफ, ठीक है। 1/x² ग्राफ भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता, ठीक है। चलिए, बस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इतना ही समझना है आपको। चलिए, अब आपको पढ़ना है पैराबोला के बारे में। कौन बोला, पैराबोला। देखो पैराबोला की इक्वेशन या तो होगी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y² और x² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ध्यान से देखो, अब देखो पैराबोला की इक्वेशन इस तरह से बनती है, या तो इस तरह से या इस तरह से। अब देखो ये ग्राफ इसका है, इसका है x² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y की पावर 1, मतलब ग्राफ उस तरफ झुकता है जिसकी पावर में 1 है। और देखो यहाँ पर x की
तरफ झुक रहा है ना, तो मतलब ये इसका होगा, वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान से देखो, मतलब ग्राफ उसकी तरफ, या तो ये होगा ग्राफ या ये होगा ग्राफ, ठीक है। लेकिन ग्राफ किसकी तरफ झुकेगा? जिसकी पावर में 1 है, जिसकी पावर में 1 है, जिसकी पावर में 1 है। देखो यहाँ पर y की पावर में 1 तो y की तरफ झुका, x की पावर में 1 तो x की तरफ झुका, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर पैराबोला में आपसे कोई स्लोप पूछे, ये y एक्सिस दे दे, ये x एक्सिस दे दे, मान लो ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, इस इक्वेशन का, आप बता सकते हो बड़ी आसानी से, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ y की तरफ झुक रहा है और यहाँ पर y की पावर में 1 है, ठीक है। अगर आपसे पूछे यार इसका स्लोप निकालो, ठीक है, तो देखो इसका स्लोप कैसे निकालोगे? किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे, किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो थीटा बनेगा, स्लोप वही टेन थीटा हो जाएगा। इस पॉइंट पर ये ग्राफ आएगा। लेकिन कोई पूछे यार इस पॉइंट पर स्लोप निकालो, तो आप इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वही स्लोप हो जाएगा, मतलब टेन थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर जो स्लोप है ना यार, वो वेरिएबल है। मतलब यहाँ पर ये थीटा लेंगे तो स्लोप अलग आएगा, फिर यहाँ पर ये थीटा लेंगे तो ये स्लोप अलग आएगा, फिर यहाँ पर ये स्लोप लेंगे, मतलब थीटा वेरिएबल है, इसी कारण स्लोप भी वेरिएबल है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट था। ये कांस्टेंट इसलिए था क्योंकि टेन थीटा कांस्टेंट था। मतलब आप ऐसे समझो, अगर ये y है और ये x है, मैंने एक ग्राफ बना दिया, तो देखो अगर इस पॉइंट पर लें तो यहाँ भी थीटा आएगा, फिर इस पॉइंट पर लें तो यहाँ भी थीटा आएगा। मतलब थीटा कांस्टेंट था तो टेन थीटा भी कांस्टेंट था, स्लोप भी कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पर हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग आएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखो सर्किल का ग्राफ देखो, सर्किल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ये सर्किल है, ठीक है। तो ए क्या है? ए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, या फिर ये कहो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ठीक है। ये इक्वेशन होती है, सिर्फ ये इक्वेशन हो तो सर्किल बना दो। फिर आती है एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक्लिप्स की इक्वेशन होती है। एक्लिप्स की इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। देखो एक्लिप्स थोड़ा सा अंडे के आकार में होता है, इस तरह से। जो ए है वो ये यहाँ पर एक्स एक्सिस वाली है, जो वी है वो ये वाली है। मतलब जो y पर है उसको y के नीचे b स्क्वायर कर दो, जो x है उसको x के नीचे a स्क्वायर कर दो। बस ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन दे तो एक्लिप्स बना दो। इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसको कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। बस इक्वेशन ध्यान रखनी है, ग्राफ बना दोगे। इक्वेशन ध्यान रखनी है, ग्राफ बना दोगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। देखो हम देखेंगे डिफरेंशिएशन के रूल्स, ठीक है। पहला रूल है, अगर y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0।
ये जो dy/dx होता है ना, यही डिफरेंशिएशन होता है। या फिर इसको इंग्लिश में कहें तो ऐसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। हिंदी में कहें तो ऐसे कहते हैं कि अगर हम x को बदलेंगे तो y में क्या फर्क आएगा। ठीक है, वो पहला रूल y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन उसका 0 होता है। इसका एग्जांपल देख लो भैया, y इज इक्वल टू 5 dy/dx। 5 तो एक कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। रूल नंबर 2, y इज इक्वल टू x की पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n को आगे लाएंगे पावर में n माइनस 1 कर देंगे, n को आगे लाए पावर में n माइनस 1 कर दिया। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लो, y इज इक्वल टू x की पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 को आगे लाएंगे पावर में माइनस 1 कर देंगे, 5x की पावर 4। एक और एग्जांपल देख लो इसका, y इज इक्वल टू x की पावर -5, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 को आगे लाएंगे पावर में माइनस 1 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा -5 x की पावर -6। एक और एग्जांपल देख लो इसका, अगर y इज इक्वल टू √x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। देखो कि हम √x को ऐसे लिख सकते हैं x की पावर हाफ, बिल्कुल, तो हाफ जो है यहाँ n को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाफ को आगे लाएंगे पावर में -1 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/2 x की पावर -हाफ। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देख लो, अगर y इज इक्वल टू 5x की पावर 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 को हम छेड़ेंगे भी नहीं और x की पावर 5 को हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, 5 को आगे लाएंगे पावर में -1 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 25 x की पावर 4। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, वो है y इज इक्वल टू 4x की पावर 3, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 को हम छेड़ेंगे भी नहीं, 3 को हम आगे लाएंगे पावर में -1 कर देंगे, तो यार आंसर हो जाएगा 4 या 12 x की पावर 4। ठीक है, तो आपको दो रूल्स आराम से समझ में आ गए। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 3 कहता है अगर y इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 4 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो इसको एडिशन रूल भी कहते हैं। इसमें सिंपल सा ये करना होता है कि इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे। इसको रूल नंबर 2 से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे 3 को आगे लाएंगे पावर में -1 कर देंगे, प्लस इसको भी रूल नंबर 2 से डिफरेंशिएट करेंगे, 4 को छेड़ेंगे भी नहीं, 3 को आगे लाएंगे पावर में -1 कर देंगे, प्लस 4 को रूल नंबर 1 से डिफरेंशिएट करेंगे। 4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहां आंसर आ जाएगा 3x की पावर 2 प्लस 12x की पावर 2। ठीक है, अब रूल नंबर 4 हम देखेंगे, y इज इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx e की पावर x, मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। ये रूल नंबर 4 है, दिमाग में रखना है। रूल नंबर 5 हम देखेंगे, y इज इक्वल टू log टू द बेस e x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। ये रूल नंबर 5 है, ये आपको याद रखना। रूल नंबर 6 का डिफरेंशिएशन हम देखेंगे कि y इज इक्वल टू a की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x को तो एज इट इज लिखेंगे, फिर log टू द बेस e, जो a है ना उसको यहां ले आएंगे। मतलब इसका एक एग्जांपल देखना पड़ेगा हमें। अगर y इज इक्वल टू 5 की पावर x है तो रूल नंबर 6 के हिसाब से पहले तो 5 की पावर x को एज इट इज उतारेंगे, फिर log टू द बेस e जो 5 है उसको यहां ले आएंगे। ठीक है, ये 6 रूल तक आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखिए आप।
इसका डिफरेंशिएशन है कि अगर y इज इक्वल टू साइन x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ कोस x। ध्यान से, मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x। सेकेंड, y इज इक्वल टू कोस x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन x। ठीक है। और तीसरा, y इज इक्वल टू टेन x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x। चौथा, y इज इक्वल टू कोट x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर x। पांचवा, y इज इक्वल टू सेक x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक बार सेक x को एज इट इज लिखेंगे, इनटू टेन x। ध्यान से। सिक्स्थ, अगर y इज इक्वल टू कोसेक x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कोसेक x इंटू कोट x। मैं फिर से दोहराता हूं, साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x, कोस x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन x, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, कोट x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव कोसेक स्क्वायर x, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू टेन x, कोसेक x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव कोसेक x इंटू कोट x। इसकी ट्रिक ये ध्यान रखो कि c का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कोई भी शब्द जो c से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। ये c से स्टार्ट नहीं हो रहा तो इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, ये c से स्टार्ट हो रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, ये c से स्टार्ट नहीं हो रहा तो इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, ये c से स्टार्ट हो रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, ये c से स्टार्ट नहीं हो रहा तो इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक रामबाण क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, जिसमें अभी तक के 12 रूल कवर हो जाता है। क्वेश्चन देता हूं, अगर y इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 3 प्लस log टू द बेस e x प्लस e की पावर x प्लस a की पावर 5 की पावर x प्लस साइन x प्लस कोस x प्लस टेन x प्लस कोट x प्लस सेक x प्लस कोसेक x। इसका डिफरेंशिएशन करो तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस पाई। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर 5, रूल नंबर 2 से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, 5 को आगे लाएंगे पावर में माइनस 1 कर देंगे, प्लस रूल नंबर 2 से ही इसका डिफरेंशिएशन होगा, 5 को छेड़ेंगे भी नहीं, 3 को आगे लाएंगे पावर में माइनस 1 कर देंगे, प्लस log टू द बेस ex, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। पीछे देखो आपने पढ़ा है e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, आपने पढ़ा है। 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 5 की पावर x इंटू log टू द बेस e 5, पीछे देखो आपने ये भी पढ़ा है। प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, प्लस cos x का डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव साइन x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, प्लस कोट x का डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव कोसेक स्क्वायर x, प्लस sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, प्लस कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव ऑफ कोसेक x इंटू कोट x, प्लस पाई तो एक कांस्टेंट है ना भैया, पाई 3.14 22/4, सॉरी 22/4 नहीं, 22/4 ही होता है ना, सॉरी 22/3। ठीक है, मतलब पाई एक कांस्टेंट है। और पहला रूल देखो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये आंसर आ गया।
मतलब इसमें अभी तक हमने जितने भी पहले रूल पढ़े हैं ना वो सारे कवर हो गए, ठीक है। मतलब ये रामबाड़ फॉर्मूला कह सकते, सॉरी रामबाड़ क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे, समझ रहे हो ना भाई। अब देखो डिफरेंशिएशन में ना रूल आता है मल्टीप्लाई रूल और u इंटू वी मेथड, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू u v है तो इसका हम पता है डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई और u v मेथड की मदद से। मल्टीप्लाई या फिर ये कहीं u v मेथड कहता है u को एज इट इज रहने दो, डिफरेंशिएशन करो v dv by dx का, प्लस फिर जिसका हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया है उसको एज इट इज रहने दो, और जिसको हमने पहली बार छोड़ा था उसको डिफरेंशिएट करो। इसका एग्जांपल है y इज इक्वल टू x की पावर 3 sin x। तो इसका डिफरेंशिएशन पता है किसकी मदद से होगा, मल्टीप्लाई रूल की मदद से। मल्टीप्लाई रूल कहता है एक बार इसको ऐसे ही छोड़ो, इसको डिफरेंशिएशन करो। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, प्लस फिर जिसका पहली बार डिफरेंशिएशन किया था उसको ऐसे ही छोड़ो, वो पहली बार में जिसको छोड़ दिया था उसको डिफरेंशिएट करो। फिर से एक और एग्जांपल, y इज इक्वल टू sin x इंटू cos x, इसका डिफरेंशिएशन करो मल्टीप्लाई मेथड से। एक बार sin x को हम एज इट इज रखेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे नेगेटिव ऑफ sin x, प्लस अब हम cos x को ऐसे ही रखेंगे, फिर sin x का डिफरेंशिएशन कर देंगे cos x। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो नेगेटिव sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। सिंपली बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, आपसे ये हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक और रूल जो आपको पता होना चाहिए, डिवाइडेंट रूल, और इसको ये भी कहते हैं हम कि u by v मेथड। मतलब देखो अगर y इज इक्वल टू u अपॉन v है तो इसको हम पता है कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपको परेशान करेगा, इसलिए ध्यान से सुनो। जो नीचे है उसका एक बार स्क्वायर कर दो, तो जो नीचे है उसको एक बार एज इट इज लिख दो, जो ऊपर है उसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर माइनस लगाओ, जो नीचे है उसको डिफरेंशिएट कर दो, इनटू जो ऊपर है उसको एज इट इज लिख दो। फिर से जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दो, और जो नीचे है उसको एक बार ऊपर ऐसे ही लिखो, और जो ऊपर है ना उसको डिफरेंशिएट कर दो, माइनस लगाओ, फिर जो नीचे है उसका डिफरेंशिएशन करो, वो जो ऊपर है उसको एज इट इज लिख दो। हाँ ये परेशान करेगा, लेकिन घूरोगे तो समझ में आ जाएंगी आपको बातें। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो जो नीचे है उसका स्क्वायर करेंगे, जो यहां पर है जो नीचे है उसको एक बार ऊपर एज इट इज लिखेंगे, इनटू जो ऊपर है उसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, फिर माइनस लगाएंगे, जो नीचे है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, इनटू जो ऊपर है उसको एज इट इज लिख देंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x, इसको डिफरेंशिएट करो। फिर से डिवाइड रूल लगाएंगे, जो नीचे है उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर जो नीचे है उसको एक बार एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाई, जो ऊपर है उसको एक डिफरेंशिएट कर देंगे, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, माइनस जो नीचे है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, इनटू जो ऊपर है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊं इधर, तो देखो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। वो मैंने ट्राइगोनोमेट्री में आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन
स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। वो देखो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ही है ना, तो ये तो बना जाएगी ना, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ध्यान से ये ट्राइगोनोमेट्री की आइडेंटिटी यूज की है हमने, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन का लास्ट रूल, जिसका नाम है चेन रूल, वो पढ़ेंगे। देखो मैं चेन रूल में आपको क्वेश्चन करने का मेथड बताऊंगा, आपको वो ध्यान में रखना है, आप अच्छा रहोगे। मतलब समझने की बात है ही नहीं चेन रूल में, सिर्फ आपको मेथड ध्यान में रखना। अगर y इज इक्वल टू साइन 4x होगा तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। साइन का डिफरेंशिएशन होता है पॉजिटिव ऑफ कोस, वो जो ब्रैकेट में है ना उसको हम छेड़ेंगे भी नहीं, एज इट इज लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई में जो ब्रैकेट है ना उसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर देंगे, 4x का डिफरेंशिएशन होता है। सेकंड क्वेश्चन, अगर y इज इक्वल टू साइन 4x स्क्वायर प्लस 3x है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम चेन रूल की मदद से। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, जो ब्रैकेट में है उसको छेड़ेंगे भी नहीं, इनटू जो ब्रैकेट में है उसको एक बार इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर देंगे। और 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 8x प्लस 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, अब y इज इक्वल टू कोस 3x स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम चेन रूल की मदद से। कोस का डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव साइन, जो ब्रैकेट में है उसको हम छेड़ेंगे भी नहीं, मल्टीप्लाई में जो ब्रैकेट में है उसको हम एक बार इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर देंगे। वो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 6x। सिर्फ आपको मेथड पकड़ना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अगर y इज इक्वल टू e की पावर 3x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, देखो e की पावर x होता तो उसका डिफरेंशिएशन होता e की पावर x, लेकिन यहां पर तो e की पावर ब्रैकेट में समथिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर ब्रैकेट में समथिंग मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट में है उसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर देंगे और 3x का डिफरेंशिएशन आएगा 3। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू log टू द बेस e 3x स्क्वायर प्लस 3, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, देखो log टू द बेस e x होता तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता 1 अपॉन x, लेकिन यहां पर तो log टू द बेस e समथिंग ब्रैकेट में है ना, तो और हम चेन रूल की मदद लेंगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो जो ब्रैकेट में है उसको नीचे चिपका दो 3x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट में है उसको एक बार इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दो। तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 6x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब देखो हमने 5 क्वेश्चन करा दिए चेन रूल पे, आपको समझना होगा कि यार ये बहुत बड़ा वन शॉट, मतलब इसमें बहुत ज्यादा हम चीज करा रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन कम कराए हैं चेन रूल पर। अगर आपको चेन रूल पर ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओ, आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे, वो 9 क्वेश्चन मैंने धीरे धीरे एक्सप्लेन किए हैं, आप उसको देखो अगर चेन रूल यहाँ पर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन होता है समाप्त। अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट। देखो मैक्सिमा मिनिमा, ये y है, ये x है, वो ग्राफ अगर कुछ इस तरह का है तो देखो इस पॉइंट पर dy अपॉन dx, मतलब इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन 0 होता है, और इस पॉइंट पर भी dy अपॉन dx 0 होता है, और इस पॉइंट को कहते हैं हम मैक्सिमा, इस पॉइंट को हम कहते हैं मिनिमा। अब एक चीज देखो, मैक्सिमा पर भी डिफरेंशिएशन 0 है, मिनिमा पर भी डिफरेंशिएशन 0 है, तो फर्क क्या है? फर्क मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं मैं मैक्सिमा, यहां पर मैं लिखता हूं मिनिमा। मैक्सिमा में जो डबल डिफरेंशिएशन होता है वो लेस देन 0 होता है, मतलब निगेटिव होता है,
और मिनिमम में डबल डिफरेंशिएशन जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। और डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, मान लो y इज इक्वल टू 3 x की पावर 3 है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 9 x की पावर 2, फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो उसी को कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 18x। मतलब किसी भी चीज को दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो उसको डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं, और उसके लिखते हैं ऐसे d2y/dx²। फिर से बताता हूं, ये पॉइंट पर dy/dx 0 है, इस पॉइंट पर भी dy/dx 0 है, ये पॉइंट मैक्सिमा कहलाता है, ये पॉइंट मिनिमा कहलाता है। ठीक है, बात है मैक्सिमा मिनिमा में फर्क क्या है, तो मैक्सिमा और मिनिमा में फर्क ये है कि मैक्सिमा पर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, मिनिमा पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। मुझे पता है आपके दिमाग में ज्यादा चीजें नहीं गई, इसलिए मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसको समझाने के लिए। अगर देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 6, तो और क्वेश्चन पूछा है फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा पोजीशन। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 0। और मैंने कहा था चाहे मैक्सिमा हो मिनिमा हो उसमें डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 3x को कॉमन लेंगे, यहां बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, एक 3x इज इक्वल टू 0, इसको आगे बढ़ाएंगे तो x इज इक्वल टू 0, और ये एक यहां से निकालेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको आगे बढ़ाएंगे तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। मतलब हमें x की दो वैल्यू पता चल गई, एक 0 और एक प्लस 2। मतलब हो सकता है 0 पर मैक्सिमा हो या मिनिमा हो सकता है 2 पर मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। अब उसके लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एक बार डिफरेंशिएट तो हम कर चुके हैं, अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे d²y/dx²। तो देखो 3x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x माइनस 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 0 को अब यहां पर पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -6, क्योंकि x की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो -6 आंसर आ जाएगा। मतलब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमा है। पीछे जाकर देखो मैक्सिमा वहां था जहां पर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है। फिर x इज इक्वल टू प्लस 2 रखो, यहां पर x इज इक्वल टू प्लस 2 रखेंगे हम यहां पर, तो 6 इंटू 2 माइनस 6, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 6, मतलब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, तो मतलब x इज इक्वल टू प्लस 2 पर मिनिमम। ध्यान से मतलब आपने फाइंड कर लिया कि मिनिमा और मैक्सिमा की पोजीशन क्या है। ठीक है, आपको स्टेप ध्यान में रखना है, बाकी इसका यूज जब आगे आएगा तो मैं भी और भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो मैक्सिमा की पोजीशन 0 पर, मिनिमा की पोजीशन 2 पर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहां पर a इज नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब देखो a b c कांस्टेंट है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिस पर वेरिएबल मतलब x की पावर मैक्सिमम 2। ठीक है, और यहां पर a इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हमने a 0 रख दिया तो ये क्या है bx प्लस c, मतलब यहां पर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है अगर a को 0 रख दिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जहां पर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 हो। ठीक है, तो अगर हमने a को 0 कर दिया तो x की पावर 1 रहेगी, 2 नहीं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। सिर्फ इतना ध्यान रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जहां पर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 होती है। ठीक है, चलिए अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला देखेंगे हम, जिससे हमें रूट पता चलते हैं।
तो देखो रूट हमें पता चलते हैं नेगेटिव बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर बी ये है, बी यही है, ए ये है, सी ये है और ए यही है। ठीक है, अब देखो एक बार आप प्लस रखोगे यहाँ पर तो पहला रूट आ जाएगा, फिर माइनस रखोगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। इसको मैं करके दिखा दूं। पहला रूट नेगेटिव बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरा रूट रखोगे, मतलब यहाँ पर प्लस की जगह माइनस रखोगे तो दूसरा रूट आ जाएगा नेगेटिव बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब आप एक रूट भी निकाल सकते हो, सेकंड रूट भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू नेगेटिव b अपॉन a। मतलब अगर हम दोनों रूट को प्लस करेंगे तो वो आंसर आएगा नेगेटिव b अपॉन a के इक्वल। ठीक है, और अगर हम दोनों रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा c अपॉन a के इक्वल। ध्यान से, ठीक है, चलिए अब देखो एक चीज आती है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम डिनोट करते हैं d से, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या ये जो ब्रैकेट के अंदर है यही है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी जगह d, और d का फॉर्मूला आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d का फॉर्मूला पुट कर दो b स्क्वायर माइनस 4ac। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, बाकी आप जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे और कुछ करना है इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि एक बार प्लस रखोगे एक बार माइनस तो पहला रूट आएगा और दूसरा रूट। ठीक है, अब देखो डिस्क्रिमिनेंट, अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। मतलब अगर d 0 से ज्यादा हुआ तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अगर d इज इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स आर रियल बट सेम। ठीक है, और अगर d लेस देन 0 हुआ तो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अब अपन अपना नया टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन के रूल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा, रूल नंबर पहला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर c कांस्टेंट है और यहाँ पर n इज नॉट इज इक्वल टू -1 होगा। मतलब यहाँ पर n -1 नहीं हो सकता। सिर्फ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -5, इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। लेकिन ये गलत है, क्यों? मैंने इस फॉर्मूले में बताया था कि इस फॉर्मूले में n इज नॉट इज इक्वल टू -1। तो सर अब इसका होगा क्या? तो x की पावर -1 का इंटीग्रेशन होता है log टू द बेस e x प्लस c। ठीक है, रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा आपको। रोल नंबर 2 है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो 5 को छेड़ेंगे भी नहीं और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन रूल नंबर 1 की तरह करेंगे, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। एक और इसका एग्जाम्पल ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 6x की पावर 2, तो देखो 6 को छेड़ेंगे भी नहीं, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन रूल नंबर 1 की मदद से करेंगे और 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, रोल नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, प्लस कांस्टेंट तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है,
अब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन देखेंगे। देखो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन, चलो अब तो ये समझ ही गए होगे, ठीक है। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा निगेटिव ऑफ कोस एक्स प्लस सी। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा पॉजिटिव ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा पॉजिटिव ऑफ टेन एक्स प्लस सी। फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ कोजेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा निगेटिव ऑफ कोट एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं, ठीक है, ये चारों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखो ए एक्स प्लस बी टाइप इंटीग्रेशन भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पहला साइन ए एक्स प्लस बी, दूसरा कोज ए एक्स प्लस बी टाइप, तीसरा सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी टाइप, चौथा कोजेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी टाइप। देखो ए एक्स प्लस बी टाइप का ना आप मेथड ध्यान रखो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है वैसे, निगेटिव कोज, और जो ब्रैकेट में है उसको आप छेड़ोगे भी नहीं, अपॉन जो ब्रैकेट में है ना उसको नीचे डिफरेंशिएट कर दोगे, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए, और प्लस में लगा दोगे सी, मतलब कांस्टेंट, ठीक है। कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन, जो ब्रैकेट में है उसको छेड़ोगे भी नहीं, अपॉन में जो ब्रैकेट में है ना उसको नीचे ले जाके डिफरेंशिएट कर दोगे, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होता है ए, और प्लस में कांस्टेंट जोड़ दोगे। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है पॉजिटिव 10, जो ब्रैकेट में है उसको छेड़ोगे भी नहीं, लिखोगे ए एक्स प्लस बी, अपॉन जो ब्रैकेट में है उसको नीचे जाके डिफरेंशिएट कर दोगे, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होता है ए। कोजेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है निगेटिव कोट, जो ब्रैकेट में है उसको छेड़ोगे भी नहीं, अपॉन जो ब्रैकेट में है उसको नीचे ले जाके डिफरेंशिएट, जो ब्रैकेट में है उसको नीचे जाके डिफरेंशिएट कर दोगे, और ये एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होता है ए, प्लस में कांस्टेंट जोड़ दोगे। आप चाहो तो पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि साइन का इंटीग्रेशन जैसे निगेटिव कोज होता है, ब्रैकेट को छेड़ोगे भी नहीं, ठीक है। बाकी जो नीचे है ब्रैकेट में है उसको नीचे जाकर डिफरेंशिएट कर दोगे, या फिर आप ए एक्स प्लस बी टाइप के इंटीग्रेशन में ये चीज़ ध्यान रखो, साइन का इंटीग्रेशन कर दो निगेटिव कोस, ब्रैकेट को एज इट इज रहने दो, अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट नीचे को उतार दो, देखो सब में। आप पैटर्न भी पकड़ सकते हो, या फिर मैंने जो बताया था पूरा कन्वेंशनल मेथड कि साइन का इंटीग्रेशन होगा निगेटिव कोस, जो ब्रैकेट है उसको छेड़ोगे भी नहीं, जो ब्रैकेट है उसको नीचे जाकर डिफरेंशिएट कर दोगे। आप ये भी पकड़ सकते हो, आपकी मर्जी है, आप या तो रट लो आप या मेथड पकड़ लो, ठीक है। चलिए अब देखो एक लास्ट चीज़ और बतानी है, वो चीज़ ये है कि यार इंटीग्रेशन ना दो तरीके का होता है, एक डिफाइनाइट और एक इनडिफाइनाइट। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में ना लिमिट गिवन होती है, गिवन, और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में ना लिमिट नॉट गिवन, ठीक है। लिमिट क्या होती है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे तो मान लो कहेगा 2 से 4 तक इंटीग्रेट करो, तो आप इसको कैसे लिखोगे, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, 2 की पावर 2 से 4 तक, लेकिन यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा। लेकिन इनडिफाइनाइट में इंटीग्रेशन में आपसे कहेगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तो आप क्या करोगे, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c लगा दोगे डायरेक्टली। मतलब यहाँ पर जिसमें इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन होता है उसमें लिमिट नहीं दे रखी होती है, उसमें हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में लिमिट दे रखी होती है, इसलिए हमें कांस्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो x की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। अब
फाइनल रखो 4 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 2 की पावर 3 अपॉन 3, इसको आगे सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन को इतनी तेज़ी से इसलिए खींचा क्योंकि आपसे यार सिर्फ 20 मिनट में तो इंटीग्रेशन नहीं आ सकता, आपने पहले से पढ़ा होगा तभी आप रिवाइज करने के लिए यहाँ आए हो, क्योंकि एक क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स से रिवाइजन होता है तेज़ी से, ठीक है। तो आज का लेक्चर होता है यहीं समाप्त। इस लेक्चर में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। और बाकी 2 टॉपिक रह गए हैं, एपी और जीपी। अब देखो एपी और जीपी सिर्फ 5 या 6 मिनट के टॉपिक्स हैं। अगर आपको अभी पढ़ने हैं तो आप कमेंट में लिखो, मैं इसके 2-3 घंटे बाद एपी और जीपी के ऊपर 5 या 6 मिनट का वीडियो बना दूंगा, वरना हम इसको ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे क्योंकि ग्रेविटेशन में ही इसका यूज़ आता है। अब ये मर्ज़ी आपकी है कि यहीं पढ़ना है तो कमेंट करो, मैं एपी और जीपी के टॉपिक यहीं बना दूंगा, 5-6 मिनट लगेंगे, वरना तो हम ग्रेविटेशनल में पढ़ ही लेंगे। ओके, थैंक यू।